नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज इस क्लास में अपन जो बात करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक है। और टॉपिक का जो नाम है वो है कार्बन, इसके महत्वपूर्ण यौगिक। तो कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों के विषय में आज हम परिचर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक अपना कार्बन एवं इसके महत्वपूर्ण यौगिक। कार्बन एवं इसके महत्वपूर्ण यौगिक, इस मुद्दे पे अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि कार्बन, हमारे सामने एक वर्ड है कार्बन। तो पहले कार्बन के बारे में अपन जानते हैं कि कार्बन क्या है, ठीक है, और इसके क्या क्या अभिलक्षण हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं, उनके विषय में अपन सबसे पहले परिचर्चा करते हैं। तो कार्बन की हम बात करें तो दोस्तों ये कार्बन जो है ये एक तत्व है। और इसका यदि हम प्रतीक देखें तो कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है सी। इसका परमाणु क्रमांक देखें, परमाणु क्रमांक का मतलब है कि आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन कितने नंबर पे आ रहा है? 6 नंबर पे आ रहा है। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा मित्रों? इसका परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा। क्लियर? यदि यहीं पर हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे, देखिए प्रतीक चिन्ह के अंदर कभी कभी इस तरह से भी आपको लिख के दे देता है कि इसी को हम लिख सकते हैं 6C12, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सामान्यतः जो प्रतीक होता है वो सी होता है, लेकिन इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इस तरह से लिखने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी तत्व के नीचे यहाँ पर जो संख्या हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखी जाने वाली जो संख्या है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक का मतलब है कि आवर्त सारणी में वो कितने नंबर पे आता है। और इस तत्व के सिर पर यानी ऊपर यहाँ पर जो लिखा जाता है, और हमेशा ध्यान रखना जो सिर पे रखा होता है वो भार होता है, ऐसे करके याद रख लेना। तो ये परमाणु भार होता है। क्या होता है? परमाणु भार। ये होता है परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक नीचे की ओर लिखा होगा, परमाणु भार ऊपर की ओर। तो यदि हम देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 है, और परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार हमारा है 12। ओके, यस। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कार्बन की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये होता है 1s2, 2s2 और 2p2। देखिए 1s2, 2s2 और 2p2, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कार्बन का। 2, 2, 4 और 2, 6। परमाणु क्रमांक भी कितना है? 6 है। इसका मतलब हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है वो सही लिखा है। संयोजकता की हम यहाँ पर बात करें तो यदि कार्बन की संयोजकता देखें तो कार्बन की जो संयोजकता होती है दोस्तों, ये होती है 4। कितनी होती है? 4। ये प्लस की होती है, एक तरह से ध्यान रखना। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है, ये कार्बन अपने चारों ओर कितने बॉन्ड बना सकता है? ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड ये बना सकता है। 4 अन्य तत्वों के साथ कार्बन जुड़ सकता है, बंध बना सकता है। इसी को कहते हैं कार्बन की संयोजकता। ना तो कार्बन की संयोजकता 4 से ज्यादा होगी और ना ही कार्बन की संयोजकता 4 से कम होगी। ठीक है, फिक्स कितनी होगी? अगर कार्बन की संयोजकता 4 से कम या ज्यादा है तो वह कार्बन स्थायी नहीं होगा। और जबकि ब्रह्मांड में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो सभी अपना क्या चाहते हैं? स्थायित्व चाहते हैं। तो ये अपन ने बात की। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कार्बन की ज्यामिति के विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों कार्बन की ज्यामिति की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें हम कार्बन की, तो कार्बन की जो ज्यामिति होती है, कार्बन की ज्यामिति, तो ये होती है समचतुष्फलकीय। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। कार्बन की ज्यामिति कैसी है? समचतुष्फलकीय कार्बन की ज्यामिति होती है, ज्ञात रखना है अपने को। ठीक है, और इसके अलावा एक और इसका बहुत अच्छा जो गुण है दोस्तों वो मैं बता देता हूं। कार्बन की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यहां पर मैं बता देता हूं कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। किसका? कार्बन में
श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कार्बन का गुण पाया जाता है। अब ये श्रृंखलन का गुण है क्या? ये कहा कि श्रृंखलन का गुण होता है, सीरीज बनाने का गुण पाया जाता है। ये श्रृंखलन का गुण है क्या? तो ये श्रृंखलन का जो गुण है वो कुछ ऐसे है कि कार्बन एक के बाद एक कार्बन एक श्रृंखला में अन्य कार्बन से जुड़ते जाते हैं, यानी कि कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ करके और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। इसी को कहते हैं कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाना। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाना मतलब क्या हुआ कि कार्बन अन्य कार्बनों के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला क्या कर लेता है, बना लेता है। यस, हमें यहाँ पर एक चीज और ये ध्यान रखनी है कि जब भी श्रृंखलन का गुण होता है, क्या होता है, जब भी श्रृंखलन का गुण होता है तो यहाँ एक बात ये अपन ध्यान में रख सकते हैं कि कार्बन जब कार्बन से जुड़ेगा तो या तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन जब कार्बन से जुड़ेगा तो या वो डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन जब कार्बन से जुड़ेगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड से ऐड हो सकता है, अटैच हो सकता है, जुड़ सकता है। कार्बन कार्बन से एकल बंध के द्वारा, कार्बन कार्बन से द्विबंध के द्वारा और कार्बन कार्बन से त्रिबंध के द्वारा जुड़ सकता है। ठीक है, अब इनको हम क्या कहेंगे, आगे अपन बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपन बात करेंगे कि सिंगल बॉन्ड वालों को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन कहते हैं। ये हम बात हाइड्रोकार्बन में आगे करेंगे। ठीक है, यस। चलिए, तो अब देखिए आगे हम जो बात कर रहे हैं, हमने सबसे पहले विशेषताएं कार्बन की देख ली कि कार्बन की क्या क्या विशेषताएं होती है, इनके बारे में अपन ने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं इस कार्बन के अपर रूपों के विषय में। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण, यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप बोले तो आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। अब आइसोटॉप ऑफ कार्बन जो है वो होते क्या है, कार्बन के अपर रूप होते क्या है, इस बात पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं इसको इधर लिख देता हूं, कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के अपर रूपों की हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो यही आता है कि अपर रूप क्या होता है, आइसोटॉप्स होते क्या है। तो अपर रूप वास्तव में होते क्या है, किसी तत्व के दो या दो से अधिक, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनकी संरचना तो समान हो, यानी एक ही तत्व से मिलकर बने हो, लेकिन जो गुणों में भिन्न हो, गुणों में क्या हो, भिन्न हो, यानी कि ऐसे पदार्थ जो बने हुए तो हो एक ही तत्व से लेकिन गुण उनके क्या हो, अलग अलग हो, तो उसी को कहते हैं आइसोटॉप्स। बोले तो अपर रूप, सॉरी एलोट्रोप्स होते हैं, तो उन्हीं को एलोट्रोप्स कहते हैं और अपर रूप कहते हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, यहाँ लिख देता हूं मैं कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो या जिनकी, ऐसे पदार्थ जिनकी संरचना तो समान होती है, संरचना तो समान होती है, लेकिन जो गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात बने हुए तो एक ही तत्व से होते हैं, बने हुए तो एक ही तत्व से होते हैं, बने हुए तो किससे होते हैं, एक ही तत्व से होते हैं, लेकिन गुणों में क्या रखते हैं, भिन्नता, लेकिन गुणों में भिन्नता, गुणों में या मैं कह दूं लक्षणों में, लक्षणों में भिन्न होते हैं, लक्षणों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। बात समझ में आ गई कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जो रासायनिक गुणों में तो समानता रखते हैं लेकिन भौतिक गुणों में अंतर रखते हैं, यानी कि हम संरचना को रासायनिक गुण कह सकते हैं। इसी बात को यहाँ फैक्ट लगा के लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो
रासायनिक गुणों में, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक गुणों में तो समान होते हैं, रासायनिक गुणों में तो समानता रखते हैं, यानी कि संरचना समान है, समानता रखते हैं, लेकिन लक्षण यानी कि भौतिक गुणों में भिन्नता रखते हैं, लेकिन भौतिक गुणों में भिन्न होते हैं या भिन्नता रखते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? अपर रूप कहलाते हैं। क्लियर? यस। तो अपर रूप होते क्या है? जो संगठन में एक जैसे हो, यानी कि रासायनिक गुणों में एक जैसे हो, बनावट में एक जैसे हो, लेकिन जो भौतिक गुणों में या लक्षणों में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, वो कहलाते हैं अपर रूप। तो चूंकि हम कार्बन के अपर रूपों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि कार्बन के जो अपर रूप है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बन के अपर रूपों के यदि हम प्रकार देखें दोस्तों, तो देखिए कार्बन के अपर रूपों के प्रकार, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूपों की हम यहाँ पर बात करें तो कार्बन के जो अपर रूप हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? कार्बन के अपर रूप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक तो होता है क्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के कैसे अपर रूप? क्रिस्टलीय अपर रूप। और एक होते हैं दोस्तों कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप, कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप और कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप। ध्यान रहे क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप ऐसे अपर रूप होते हैं जिनका आकार, या लिख देता हूं, ऐसे अपर रूप जिनका आकार, ऐसे अपर रूप जिनकी आकृति, अपर रूप जिनकी संरचना, अपर रूप जिनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है, फिक्स होती है। ये चीजें जिसकी फिक्स होती है, आकार, आकृति, ज्यामिति और संरचना, ये निश्चित जिसकी होती है, निश्चित या फिक्स होती है, वो तो कहलाते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। और ऐसे पदार्थ जिनकी आकार या ऐसे अपर रूप जिनका आकार, जिनकी आकृति, जिनकी ज्यामिति और जिनकी संरचना, ज्यामिति और जिनकी संरचना निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कार्बन के कैसे अपर रूप? वो कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। ठीक है, यस। अब देखिए, तो क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूपों की हम यहाँ पर जो परिचर्चा कर रहे हैं, इसमें क्रिस्टलीय क्या होता है, अक्रिस्टलीय क्या होता है? क्रिस्टलीय अपर रूप जिनका आकार, आकृति, ज्यामिति, संरचना निश्चित है। ठीक है, आकार, आकृति, ज्यामिति, संरचना क्या है? निश्चित है, वो क्रिस्टलीय अपर रूप है। और जिनकी निश्चित नहीं है वो अक्रिस्टलीय अपर रूप है। अब क्रिस्टलीय अपर रूप में कौन है तो वो हम बात कर लेते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से और अक्रिस्टलीय के उदाहरण कौन कौन से। तो इधर तो हम बात करते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप की, क्रिस्टलीय अपर रूप की, और इधर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? अक्रिस्टलीय अपर रूप की। ठीक है, अक्रिस्टलीय अपर रूप की। तो क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर, किसके अंदर? क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर कौन कौन शामिल है? तो ये शामिल है, एक तो हीरा। कौन कौन शामिल है इसके अंदर? शामिल है मित्रों हीरा, एक शामिल है ग्रेफाइट, और एक शामिल है फुलरिन। क्या है? फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हीरा,
ग्रेफाइट और फुल्लेट, ये तीनों तो शामिल है किसमें, क्रिस्टलीय अपरूप में, क्योंकि इनका आकार, आकृति, ज्यामिति और संरचना होती है, निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय जो अपरूप है, इस अक्रिस्टलीय अपरूप के अंदर जो शामिल है मित्रों, वो शामिल है कौन कौन बताता हूं। तो वो शामिल है, एक तो अपना कौन अक्रिस्टलीय अपरूप में शामिल है कास्ट, एक है कोयला, एक है चारकोल, कास्ट, कोयला, चारकोल, ठीक है। और कार्बन गैस रूप में, कार्बन गैस रूप, कार्बन कौन से रूप में, गैस रूप में। ये सब क्या है, ये सब कार्बन की वो अपरूप है जिनका आकार, आकृति, ज्यामिति, संरचना जो है वो निश्चित नहीं है, वो निश्चित नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक एक के बारे में हम यहां पर बात करते हैं कि किस किस के क्या क्या एग्जाम्पल है और किस तरीके से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे इसी श्रृंखला में, तो ध्यान दीजिएगा। क्या देखा अपन ने कि क्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय अपरूप में। अब हम यहाँ पर जो परिचर्चा करेंगे वो क्रिस्टलीय अपरूपों की 1 बाय 1 सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 जो है अपना दोस्तों वो है हीरा। हीरे के बारे में अपन बात करते हैं कि क्या क्या प्रश्न यहाँ से आपको एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं। तो दोस्तों हीरा जो है ये क्या है, तो सबसे पहले बता दूं ये कार्बन का अति शुद्धतम रूप है। क्या है, कार्बन का अति शुद्धतम रूप जो है वो हीरा है। तो पहली बात अपन यही यहाँ पर नोट करेंगे, यह है कार्बन का अति शुद्धतम रूप है। कार्बन का क्या है, कार्बन का अति शुद्धतम रूप जो है वो कौन है, वो हीरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं अगली बात दोस्तों हीरे के संबंध में, कि हीरा जो होता है, इस हीरे के अंदर कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से चतुष्फलकीय क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। यानी कि इसमें मैं लिख देता हूं, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन पर साथ, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ क्या करता है, बंध बनाता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु साथ, अब अन्य कितने के साथ, अन्य में लिख देना 4 के साथ, 4 के साथ है बंध बनाता है। और जब 4 के साथ बंध बनाता है तो दोस्तों यहाँ पर जो संरचना बनेगी वो चतुष्फलकीय बनेगी। कैसी बनेगी, चतुष्फलकीय संरचना बनेगी। कुल मिलाकर हमें केवल एक ही बात याद रखनी है कि हीरे में कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना होती है जो इस तरह से होती है, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो ये किस तरह से जो है वो बंध बनाते हैं, तो ये वाला इसके साथ बंध बनाएगा, ये इसके साथ बंध बनाएगा, ये ऐसे बंध बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा और ये ऐसे बंध बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये चतुष्फलकीय जो है वो एक संरचना बन जाती है, किसकी, हीरे की, ठीक है। ध्यान रहे इस हीरे के अंदर प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हीरे के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों प्रबल सहसंयोजक बंध, प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, प्रबल सहसंयोजक बंध पाए। अब हमें पता है कि जब सहसंयोजक बंध प्रबल है, ये वाले इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध जो होते हैं क्या कहलाते हैं, मतलब क्या होता है सहसंयोजक बंध का, कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया, दोनों कार्बनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, यानी सह यानी साथ साथ, संयोजन यानी जुड़कर, दोनों कार्बनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का सहयोग करके, साझा करके और बंध बनाया, सहसंयोजक बंध कहलाता है। और ये प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच जो दूरी है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि मित्रों इस कार्बन से इस कार्बन के बीच की जो दूरी है ये वाली, ये महज ओनली और ओनली कितनी है, ओनली और ओनली 1.54 एंगस्ट्रॉम है।
जो कि बहुत बहुत कम है। और जब दूरी कम है तो सहसंयोजक बंध जो है वो कैसे होंगे, सहसंयोजक बंध प्रबल होंगे। कैसे होंगे, प्रबल होंगे। और जब सहसंयोजक बंध प्रबल है तो हम जानते हैं कि यह अत्यधिक कठोर होगा। तो प्रश्न पूछेगा कि हीरा कैसा होता है, तो हम कह सकते हैं हीरा अत्यंत कठोर होता है। किस कारण से, इस कारण से सहसंयोजक बंध प्रबल होते हैं, इस कारण से। तो लिख देता हूं इसी कारण, इसी कारण हीरा अत्यधिक कठोर होता है, अत्यधिक कठोर होता है। इसी कारण हीरा क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है, ध्यान रखना। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं मित्रों ये के बारे में। जब हीरा अत्यधिक कठोर है, प्रबल सहसंयोजक बंध है, तो ध्यान रखना इसका गलनांक भी उच्च होता है। क्या होता है, गलनांक उच्च होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उच्च होता है, यानी कि हीरे को पिघलाने के लिए अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होगी, और वो जो गलनांक है वो होता है इसका 3843 केल्विन। कितना होता है, 3843 केल्विन जो है दोस्तों वो इसका तापमान होता है। डिग्री सेंटीग्रेड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 3400-3500 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग आएगा। तो ये गलनांक भी इसका क्या है, उच्च है, क्योंकि इसमें प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ठीक है, यस। अगली बात आती है कि विद्युत का, तो दोस्तों ध्यान दें यह विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान रखना। कुचालक का मतलब क्या है, देखिए कोई भी पदार्थ चालकता के आधार पर निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से पदार्थ, और पदार्थ को चालकता के आधार पर हम समझ सकते हैं, या तो कोई पदार्थ हो सकता है सुचालक, कैसा हो सकता है, सुचालक या चालक कह दें, या कोई पदार्थ हो सकता है चालकता के आधार पर कुचालक, या कोई पदार्थ जो है वो हो सकता है अर्धचालक, कैसा हो सकता है, अर्ध चालक हो सकता है, या कोई पदार्थ चालकता के आधार पर कैसा हो सकता है, अति चालक हो सकता है। कैसा हो सकता है, अति चालक हो सकता है, बोले तो सुपर कंडक्टर हो सकता है। क्लियर, यस। तो यहाँ पर देखिए जिसमें धारा प्रवाहित होती है, धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह है, तो धारा का प्रवाह जिसमें होता है वो सुचालक। कुचालक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो कुचालक। अर्धचालक जिसमें ताप बढ़ाने पर, जिसमें ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर धारा की चालकता बढ़ती है, वो अर्धचालक कहलाते हैं। और अतिचालक जो होते हैं दोस्तों, अर्धचालक के उदाहरणों में सिलिकॉन और जर्मेनियम याद रखना। और जो अतिचालक पदार्थ होते हैं, सुपर कंडक्टर होते हैं, उनमें प्रतिरोध का मान लगभग शून्य माना जाता है। तो हमने कहा कि विद्युत का कुचालक है। अब हीरा कुचालक है तो क्यों है, हमने कहा कि किसी पदार्थ में धारा बह रही है तो क्यों बह रही है, इसका मतलब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें उपस्थित होते हैं वो धारा का प्रवाह उन पदार्थों में होता है, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी कि जो कुचालक होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और जो सुचालक होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने हीरे को कुचालक कहा, इसका मतलब उसमें क्या नहीं पाया जाता, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो ये बात हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि हीरा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अभाव में, क्या लिख सकते हैं, हीरा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अभाव में, हीरा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अभाव में कुचालक होता है, कुचालक होता है। कुचालक होने का मतलब क्या है, कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। कुचालक होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि इसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, इसमें धारा का प्रवाह जो है वो नहीं होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम इसके उपयोग की बात करें कि हीरे का उपयोग क्या है। तो सबसे पहला उपयोग तो अत्यधिक कठोर होता है ये, और कठोर है इस कारण से इसका उपयोग कांच को काटने में, कांच को काटने में इसका उपयोग किया जाता है, कांच को काटने में। और दोस्तों इसके अलावा कठोर है तो इसलिए इसका उपयोग चट्टानों को काटने में, किसको, चट्टानों को काटने में, चट्टानों को काटने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चट्टानों को काटने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फोनोग्राम की सुई बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में, सुई निडल बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में भी इसका
इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो बहुमूल्य रत्न और आभूषणों के रूप में। ठीक है, नंबर 4 रत्न एवं आभूषण, रत्न एवं आभूषणों के रूप में भी उपयोगी। तो रत्न एवं आभूषणों के रूप में भी क्या होता है, ये उपयोगी होता है। कौन, किसकी बात की हमने, ये हमने बात की हीरे की। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगले अपर रूप की हम बात करते हैं दोस्तों। अगला जो अपर रूप है वो है ग्रेफाइट। कौन है, हीरे का जो दूसरा अपर रूप है वो है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट की हम बात करते हैं कि ग्रेफाइट क्या है। सबसे पहली बात, ये सुचालक होता है। कैसा अपर रूप है, यह है सुचालक होता है। अब सुचालक है, इसका मतलब क्या है, इसमें धारा का प्रवाह होता है। सुचालक होता है, सुचालक है, इसका मतलब इसमें धारा का प्रवाह होता है। और धारा का प्रवाह इसका मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, यह चिकना एवं मुलायम होता है। कैसा होता है, चिकना एवं मुलायम होता है। चिकना और मुलायम होता है कौन, ग्रेफाइट। इसके अलावा हम इसका रंग देखें तो यह धूसर चमकीले रंग का होता है। धूसर चमकीले रंग का होता है। धूसर चमकीले रंग का होता है कौन, ग्रेफाइट। कौन होता है, ग्रेफाइट धूसर चमकीले रंग का होता है। इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, ये भी कह सकते हैं। इसमें क्या पाई जाती है, धात्विक चमक, धात्विक चमक पाई जाती है। ज्ञात रहे कि ये जो ग्रेफाइट है ये ग्रेफो शब्द से बना है। किससे बना है, ग्रेफो शब्द से बना है। और ये जो ग्रेफो शब्द है, ये ग्रेफो शब्द लेटिन भाषा का शब्द है। किसका है, लेटिन। ग्रेफो शब्द लेटिन भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो लिखना। क्या होता है, लिखना। ग्रेफो का अर्थ क्या है दोस्तों, ग्रेफो का शाब्दिक अर्थ लिखना होता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए पहले स्टार्टिंग में यानी कि प्रारंभ में जब इसके बारे में पता चला तो इस ग्रेफाइट को किसका अपरूप माना गया था, इसको शीशे का अपरूप माना गया था। प्रारंभ में ग्रेफाइट को प्रारंभ में ग्रेफाइट को शीशे का अपरूप, शीशे का अपरूप माना गया। किसका अपरूप माना गया था, शीशे का अपरूप माना गया था। शीशे का अपर रूप माना गया। ठीक है, और लिखने वाली पेंसिल, इसी के लिए कहा गया कि यह लिखने वाली पेंसिल थी। लिखने वाली पेंसिल इसी से बनाई गई। लेकिन दोस्तों बाद में यह पता चला कि वास्तव में ग्रेफाइट जो है ये शीशे का नहीं है। ग्रेफाइट शीशे का नहीं है, ये तो किसका है, ये तो कार्बन का अपरूप है। तो बाद में पता चला कि ग्रेफाइट शीशे का न होकर कार्बन का अपरूप है। अगर हम इसकी संरचना देखें मित्रों तो इसकी जो संरचना होती है, ठीक है, संरचना, इसकी संरचना षटकोणीय होती है। कैसी होती है, षटकोणीय संरचना होती है। षटकोणीय, षटकोणीय का मतलब क्या है, षटकोणीय का मतलब कुछ ऐसे है। देखिए इस तरह से इसकी ये संरचना पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से, और की नीचे ऐसी परत बनी होती है। ठीक है,
ऐसे परत बनी होती है। और ये परतें जो है ये एक दूसरे पर इस तरह से यूं कार्बन कार्बन जो होते हैं इनके ये आपस में इस तरह से यूं जुड़े होते हैं, और ये जो बॉन्ड होते हैं इनके बीच में ये दुर्बल बंध होते हैं। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, प्रत्येक राउंड पे जो एंगल वहाँ पे कार्बन है, और इन कार्बनों के बीच में जो बंध होते हैं दोस्तों ये दुर्बल बंध होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल सह संयोजक, दुर्बल सह संयोजक बंध है, दुर्बल सह संयोजक। और दुर्बल सह संयोजक बंध होने के कारण इन्हें आसानी से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। ज्ञात रहे दुर्बल बंध होने के कारण ये जो परतें होती हैं, परत है इसकी, ठीक है, ऐसे ही ये नीचे वाली परत है, तो ये परत जो होती है वो एक दूसरे पर क्या होती है, ये एक दूसरे पर फिसलती है। क्या होती है? एक दूसरे पर आसानी से फिसलती है, आसानी से फिसलती है, ठीक है। तो ये परतें जो होती हैं वो एक दूसरे पर आसानी से फिसलती है, क्योंकि इनके बीच में जो सहसंयोजक बंध है ये सहसंयोजक बंध कैसे है? दुर्बल है। कैसे है? दुर्बल सहसंयोजक बंध है। बात समझ में इतनी है? तो आगे चलते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि दुर्बल बंध होने के कारण इसकी परतें एक दूसरे पर फिसलती है और इनको काटा जा सकता है। तो किससे? चाकू, चाकू से इनकी परतों को क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। और चूंकि दोस्तों ये ग्रेफाइट जो है ये चिकना है, मुलायम है, इस कारण इसका जो उपयोग है, यूज है, इसका उपयोग किया जाता है शुष्क संरेखक के रूप में। किसके रूप में? तो लिख देता हूं यहाँ पे कि इसका उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क संरेखक के रूप में, शुष्क संरेखक के रूप में किया जाता है, ठीक है। उपयोग किसमें किया जाता है? शुष्क संरेखक, लुब्रिकेंट्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा पेंसिल निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, पेंसिल निर्माण में, पेंसिल निर्माण में उपयोग, पेंसिल निर्माण में उपयोग किया जाता है, इसी के द्वारा पेंसिल बनाई जाती है, ज्ञात रहे। और इसके अलावा, ठीक है, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में और नाभिकीय भट्टियों में मंदक के रूप में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में, लोहे की वस्तुओं, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में, पॉलिश करने में, एवं अगला एक और इसका जो यूज है, उपयोग है, वो लिख देता हूं मैं। जो नाभिकीय भट्टियां होती हैं दोस्तों, नाभिकीय भट्टियों में, नाभिकीय भट्टियों में मंदक के रूप में, इनहिबिटर, मंदक, इनहिबिटर के रूप में इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो है वो ग्रेफाइट के उपयोग हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। ग्रेफाइट के बाद अब हम जो बात करने वाले वो हम बात करने वाले फुलरिन के विषय में। किसके विषय में? फुलरिन के विषय में हम बात करने वाले हैं। ओके, चलो फुलरिन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये तीसरा अपरूप है कार्बन का, क्रिस्टलीय अपरूप, फुलरिन। देखिए मित्रों, यहाँ पर इस चीज को आप बार बार याद रखना, क्योंकि वो जब क्वेश्चन बनाएगा एग्जाम में तो डायरेक्टली ये भी बना सकता है कि इनमें से कौन सा एक क्रिस्टलीय अपरूप है या कौन सा क्रिस्टलीय अपरूप है। तो बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो क्रिस्टलीय अपरूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है, इन क्रिस्टलीय अपरूप में 3 शामिल है। क्रिस्टलीय अपरूप में कितने शामिल है? 3 यहाँ पर शामिल है। एक हीरा अपना शामिल है जो हम पढ़ चुके हैं, एक हमारा ग्रेफाइट शामिल है जो भी हम पढ़ चुके हैं, और एक हमारा जो शामिल है फुलरिन, जो भी पढ़ने वाले हैं फुलरिन। ये 3 है। तो फुलरिन की हम बात करते हैं यहाँ पर, और फुलरिन की जो बात करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये फुलरिन जो है ये फुटबॉल के जैसी संरचना होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना, इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है, फुटबॉल जैसी होती है। इसकी संरचना कैसी होती है?
फुटबॉल जैसी होती है। इस कारण इसको क्या कहते हैं मित्रों, इस कारण इसे बकी बॉल भी कहते हैं। बकी बॉल, इस कारण इसे क्या कहते हैं, बकी बॉल भी कहते हैं, बकी बॉल भी कहते हैं। ठीक है, यस। तो फुटबॉल की जैसी संरचना होने के कारण इसे बकी बॉल भी कहा जाता है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा फुलरिन के विषय में जो तथ्यात्मक बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं उनमें से शामिल है दोस्तों कि इसमें जो फुलरिन होता है उसमें कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। तो फुलरिन में से 70 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, यस। तो फुलरिन में 60 से 70 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कार्बन 60 वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी फुलरिन होता है, कार्बन 60 वाला स्थायी होता है। ठीक है दोस्तों, इस फुलरिन के विषय में हम बात करें, यानी इसके उपयोग की हम बात करें, तो ये अति चालक होने के कारण, ऐसा होने के कारण, ये अति चालक होने के कारण, सुपर कंडक्टर होने के कारण टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। यही लिख देता हूं कि इसका जो उपयोग है वो बता देता हूं यहाँ पे, उपयोग तकनीकी क्षेत्रों में, तकनीकी क्षेत्रों में। तो तकनीकी क्षेत्रों में इसका क्या किया जाता है, तकनीकी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। याद रहे यहां से कि इस फुलरिन का जो नाम है दोस्तों वो अमेरिका के एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे, अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार, और वो वास्तुकार थे बकमिनिस्टर फुलर। क्या नाम था, बकमिनिस्टर फुलर। क्या नाम था उनका, अमेरिका के जो वास्तुकार थे उनका नाम था बकमिनिस्टर फुलर, और बकमिनिस्टर फुलर साहब के नाम पर ही फुलरिन नाम रखा गया, बकमिनिस्टर फुलर। ठीक है, बकमिनिस्टर फुलर के नाम पर ही फुलरिन इसका क्या रखा गया, नाम रखा गया। इसके उपयोग में एक और बता देता हूं, आणविक बेरिंग बनाने में, आणविक बेयरिंग, आणविक बेरिंग बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो 3 प्रकार के अपरूप हमने यहाँ पर देखे, कार्बन के, हीरा देखा, ग्रेफाइट देखा और फुलरिन देखा। तीनों की हमने बात की दोस्तों। अब हम तीनों का यदि तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर देखें तो मैं तीनों का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो क्रिस्टलीय, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों का तुलनात्मक अध्ययन, कार्बन के सॉरी, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों का, क्रिस्टलीय अपरूपों का तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। ठीक, कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूपों का तुलनात्मक अध्ययन, इसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर देखिए मैं एक तरफ लिख देता हूं हीरा, यहां लिख देता हूं दोस्तों ग्रेफाइट, और यहां लिख देता हूं फुलरिन। इन तीनों का हम कंपैरेटिव देखते हैं, यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी इसकी करते हैं, और इसके अलावा इनके गुण, कौन से गुणों के आधार पर इनकी तुलना कर रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगी क्रम संख्या, क्या आ जाएगी, क्रम संख्या। ओके, यस। तो पहले मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ। ये लीजिएगा, ये अपनी टेबल जो है वो तैयार हो गई है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं गुण, और गुण में पहला भौतिक अवस्था की बात कर ले। किसकी बात कर ले, गुण में हम पहला देखते हैं भौतिक अवस्था ना, भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था की बात करें तो हीरे की भौतिक अवस्था कैसी है, और ग्रेफाइट की कैसी है, ठीक है, और फुलरिन की कैसी है। तो यहाँ पर हम जो मेजरली एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं वो हीरा और ग्रेफाइट के संबंध में पूछी जाती है, तो इन दोनों हम यहाँ पर मुख्य रूप से करेंगे। तो हीरा जो है दोस्तों ये पारदर्शी है, कैसा है, अच्छी। तो भौतिक अवस्था देखी जाए
पारदर्शी है, रंगहीन है। कैसा है? पारदर्शी है और रंगहीन है। लेकिन ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट अपारदर्शी है, अपारदर्शी और दूसर काला है। तो ये चीजें भौतिक गुण में आती है, भौतिक अवस्था में आती है कि उसका रंग रूप कैसा है, बाह्य पदार्थ है। दूसरी हम बात करें यहाँ पर, दूसरा जो गुण है, इस दूसरे गुण की बात करें, संरचना की हम बात करें, किसकी बात करें? संरचना की। तो संरचना में हमें सीधा सीधा पता है, संरचना, संरचना में हमें पता है कि हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। और यहाँ पर ही हम देखें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। कैसी होती है? कैसी होती है? षटकोणीय होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो संरचना चतुष्फल की हीरे की, ग्रेफाइट की होती है। कैसी? षटकोणीय होती है। बात क्लियर है? आगे हम बात करें अगले कैरेक्टर के बारे में, अगले लक्षण के बारे में। तो जैसे लक्षण हम ले लें अगला, और अगला लक्षण हम ले लेते हैं यहाँ कठोरता। ठीक है, तो कठोरता की बात करें, कठोरता, तो हीरा जो है दोस्तों, यहाँ हीरे की बात करें अपन, हीरा, हम फुलरिन सॉरी ग्रेफाइट की बात करें, मुख्यतः इनके बीच में ही आपको पूछेगा। तो कठोरता की बात करें तो हीरा क्या होता है? अत्यधिक, हीरा क्या है? अत्यधिक कठोर। और ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ये चिकना मुलायम है, चिकना मुलायम। कैसा है? चिकना मुलायम है। बात क्लियर? यस। इसके अलावा आगे हम देखें यहाँ पर नंबर 4 पे हम बात करें, अगले लक्षण के बारे में बात करें, तो अगला जो लक्षण है दोस्तों, वो हम बात करते हैं विशिष्ट घनत्व की। किसकी बात करते हैं? विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट घनत्व की हम यहाँ पर परिचर्चा करें तो विशिष्ट घनत्व के अंदर जो है हीरे का 3.51 होता है और ग्रेफाइट का 2.25, 3.51 और 2.25। ठीक है, तो 3.51 जो है ये तो घनत्व होता है विशिष्ट घनत्व हीरे का, और 2.25 जो है ये होता है किसका? ग्रेफाइट का। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो लक्षण है जिसके आधार पर हम दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर जो कर रहे हैं दोनों में, वो है विद्युत चालकता। क्या है दोस्तों? विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता की हम बात करें तो विद्युत चालकता में देखिए यहाँ पर कि हीरा जो है वो कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक, हीरा कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट की हम बात करें, किसकी बात करें? ग्रेफाइट की हम बात करें तो ये होता है सुचालक। कैसा होता है? सुचालक होता है। कैसा होता है मित्रों? सुचालक होता है। ठीक है, यानी कि हीरे में धारा प्रवाहित नहीं होती, ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित होती है। यह बात बता चुका हूं कि क्यों होती है, क्योंकि हीरे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जबकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस कारण से ग्रेफाइट तो सुचालक होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अभाव में हीरा क्या होता है? कुचालक होता है। नेक्स्ट अगले लक्षण की बात करें हम तुलना में, तो नंबर 6 पे हम बात करते हैं स्थायित्व। ठीक है, स्थायित्व, स्थायित्व की बात करें दोस्तों तो हीरा कम स्थायी है। हीरा क्या है? हीरा कम स्थायी है, जबकि ग्रेफाइट ज्यादा स्थायी, ज्यादा स्थायी। ठीक है, यस। तो ये हमने कंपैरिजन इनके बीच में देखा। ठीक है, अब देखिए एक बात हमने वहां पर ये देखी थी कि इनका घनत्व हमने देख लिया, डेंसिटी के बारे में देख लिया, फिर इसके बाद हमने इनके गलनांक की भी बात की थी। ठीक है, अब 2-3 टर्म आप लोगों को मैं यहाँ से समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि गलनांक, क्वथनांक, हिमांक ये सब क्या होता है, इनके बारे में हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, विगत जो क्लास है उनमें वहां से भी आप देख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा नॉर्मली यहाँ समझा सकता हूँ। एक जो होता है वो तो होता है हिमांक, एक राशि है हिमांक, एक राशि है अपने पास गलनांक, और एक राशि है दोस्तों क्वथनांक। क्या है? क्वथनांक। ये 3 राशियां अपने पास हैं और इन तीनों राशियों से रिलेटेड जो है बातें आपसे पूछ ली जाती है। देखिए हिमांक जमाव बिंदु होता है। क्या होता है? जमाव बिंदु। ठीक है, गलनांक जो है वो क्या होता है? ये होता है पिघलने वाला बिंदु, पिघलने का बिंदु। और क्वथनांक होता है दोस्तों उबाल बिंदु। क्या होता है?
तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो यहाँ पर हीरे के बारे में जो पूछा जाएगा वो मुख्यतः क्वथनांक पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वथनांक। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि हीरा कठोर होता है। हीरा कैसा होता है? हीरा कठोर है, और हीरा कठोर है तो इसको पिघलने के लिए, इसके पिघलन के लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गलनांक। गलनांक कहलाएगा। तो ये गलनांक आपसे पूछेगा। सॉरी, मैंने क्वथनांक के लिए बोल दिया आपको, क्वथनांक का नहीं, वो गलनांक के विषय में पूछेगा। किसके विषय में? गलनांक। तो हीरा कठोर है तो हीरे के गलनांक के बारे में पूछेगा कि कितने तापमान पर जो है वो हीरा पिघलेगा। तो गलनांक अधिक होता है, ये बात मैं बता चुका हूं। कितना है वो भी आपको बता चुका हूं। अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि ये जो कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप है, इनके विषय में क्या आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। क्रिस्टलीय अपरूपों की हमने बात कर ली। अब हम यहाँ पर अक्रिस्टलीय अपरूप देखते हैं। अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय अपरूपों में सबसे पहले तो हमें इनके नाम ही पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न हिट कर लेता है कि इनमें से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, या पूछ लेगा कौन इनमें से कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। तो सबसे पहले तो सभी नाम अपने को पता होने चाहिए। हालांकि मैंने प्रारंभ में बताया है, लेकिन इनमें मैं एक दो नाम और बढ़ा देता हूं ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न जो है वो बाहर जाने की संभावना नहीं हो। देखिए, एक तो कोक हो गया, समझा देता हूं अभी कोक क्या होता है। कोक के अलावा एक क्रिस्टलीय अपरूप में कोल, ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों वो कास्ट चारकोल, ठीक है। कैसे चारकोल? कास्ट चारकोल, ओके। इसके अलावा जो है वो आपका अक्रिस्टलीय अपरूप के अंदर जो शामिल है वो है काजल। क्या शामिल है? काजल, बिल्कुल, सुरमा, ठीक है। इसके अलावा जो शामिल है वो है अपना कार्बन गैस रूप में, कार्बन गैस रूप में, कार्बन गैस रूप। तो कार्बन के जो गैसीय रूप है वो भी अक्रिस्टलीय रूप में शामिल है, क्योंकि बनी हुई कार्बन से, लेकिन उनके आकार, आकृति, ज्यामिति, संरचना निश्चित नहीं है, इसलिए वो अक्रिस्टलीय में चले गए। और कार्बन गैस रूप के अंदर मुख्यतः अपने एग्जाम में जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वो एलपीजी के विषय में, वो सीएनजी के विषय में मुख्यतः पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा गोबर गैस की भी हम बात करेंगे, गोबर गैस। और गैसों में एक और अपन जो पढ़ेंगे वो सीएफसी भी पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है गैसों का, ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब देखिए, हम जो बात करें यहाँ पर कोक क्या होता है दोस्तों। कोक होता है, ये कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन निर्मित होता है। क्या होता है? कार्बन निर्मित होता है। हालांकि सभी कार्बन निर्मित है। कोल पूछेगा आपसे, ये भी कार्बन निर्मित होता है। कौन है? कोयला है। कौन है? कोयला है। कास्ट चारकोल पूछेगा, लकड़ी से बनी हुई चारकोल, ठीक है। चारकोल क्या होती है? चारकोल अपन बोलते हैं डामर को। किसको बोलते हैं? डामर। डामर वो है जिससे क्या बनाई जाती है? सड़क बनाई जाती है। सड़क निर्माण के अंदर जो ये काले रंग का पदार्थ जो उपयोग किया जाता है वो चारकोल होता है, डामर होता है, ध्यान रखें। काजल जो होता है दोस्तों वही जो हम नेत्रों में लगाने के काम में लेते हैं, नेत्रों में यूज, आंखों में यूज किया जाता है, नेत्रों में उपयोगी। तो ये काजल जो है ये भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन आकार, आकृति, ज्यामिति, संरचना जो है वो निश्चित नहीं है। और आकार, आकृति, ज्यामिति, संरचना निश्चित नहीं है, इस कारण से कौन से पोर्शन में चला गया? अक्रिस्टलीय अपरूप के अंदर चला गया। किस में चला गया? अक्रिस्टलीय अपरूप में चला गया। और इसके बाद जो आता है वो आता है कार्बन किस रूप में? कार्बन गैस के रूप में। तो कार्बन गैस के रूप में जब होगा तो इसमें अपन जो बात करेंगे वो एलपीजी, सीएनजी, गोबर गैस और सीएफसी की बात करेंगे। तो अगली क्लास में जो है मैं आपको इन गैसों के बारे में बताने वाला हूं। अब यहां से आपको मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। तो देखिए, प्रश्न कुछ यूं दे सकता है आपको, निम्न में से कौन क्रिस्टलीय कार्बन के, यहां लिखेगा कौन कार्बन के क्रिस्टलीय रूपों में शामिल नहीं है।
क्रिस्टलीय अपरूपों में शामिल नहीं है। विकल्प आपको दिए गए, नंबर 1 हीरा, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 फुलरिन और नंबर 4 चारकोल। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा गया, लेकिन प्रश्न में आपको दिया गया कि निम्न में से कौन कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों में क्या नहीं है, शामिल नहीं है। यहां विशेष ध्यान रखना है, शामिल नहीं है पूछा है आपसे, तो शामिल नहीं है की जब हम बात करेंगे, शामिल नहीं है की बात करेंगे तो इनमें से हम जानते हैं हीरा तो क्रिस्टलीय अपरूप है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय अपरूप है, फुलरिन भी क्रिस्टलीय अपरूप है, तो क्रिस्टलीय अपरूप कौन नहीं है, केवल और केवल चारकोल नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, चारकोल हमारा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा मित्रों, सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से जो है वो एग्जाम में हमें प्रश्न पूछ लिए जाते। तो अगली जो क्लास होगी उस क्लास में मैं आप लोगों के लिए कार्बन के जो गैस रूप है उनकी अपन बात करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।